सर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, सर मेरा सवाल है आपसे, किस तरह का चुनाव चल रहा है क्योंकि केजरीवाल साहब जेल से बाहर निकल के आ गए हैं। एक तरह से चुनाव में वो द्विपक्षीय अपने आप को दिखा रहे हैं कि सीधी लड़ाई इंडी और बीजेपी की। सबसे पहले तो DNN के माध्यम से समस्त दिल्ली वासियों को, समस्त दिल्ली के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आने वाली 25 मई को आप हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हमारे सातों प्रत्याशी को जिताने का काम करें। महबूब भाई, आपका जहाँ तक सवाल द्विपक्षीय चुनाव, ये इस देश की खास तौर से मनुवादी संस्कृति का परिचय है। वो ये चाहते हैं, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया और जब बात आई तो उन्होंने बीजेपी या जनता पार्टी या जनता दल जैसे लोगों को सत्ता में बैठाने का काम किया। अब ये जानते हैं कि बीजेपी से भी 10 साल के शासन से जनता उठ चुकी पूरे देश में, और पूरे देश में दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी। एक कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन है और बीजेपी गठबंधन वाला इंडिया गठबंधन है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी ने किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि देश की 85 से 90% आबादी बहुजन समाज की जातियों के साथ गठबंधन करके पूरे देश में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसलिए द्विपक्षीय चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं। इनका भय, इनका डर, ये सिर्फ बता रहा है कि द्विपक्षीय चुनाव है। राजकुमार आनंद भी आपके साथ आ गए हैं, क्योंकि मंत्री रहे। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं केजरीवाल सरकार पर कि दलितों के हितों की उपेक्षा हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सिर्फ राजकुमार आनंद जी ने, जो प्रधानमंत्री पूर्व मंत्री, उन्होंने ही नहीं लगाए, उनकी पार्टी के तमाम MLAs ने लगाए हैं, पूर्व मंत्रियों ने लगाए हैं, और उन्होंने आरोप नहीं लगाए। ये सच्चाई है। आम आदमी पार्टी के कृत्यों से पता चलता है। आम आदमी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी जो 14% के आसपास वोट था, वो इनके बहकावे में आ गई कि एक नई पार्टी बनी है, बीजेपी और कांग्रेस से अलग हट करके कुछ करके दिखाने का काम करेगी। उसने झाड़ू जैसा चुनाव निशान लिया है तो कुछ अलग सा चुनाव निशान है। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो इनको करके देखें, और बड़े पैमाने पर दिल्ली प्रदेश के दलित मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको वोट किया। उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, थम्पिंग मेजॉरिटी में सत्ता में लाने का काम किया। और सरकार बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक भी राज्यसभा ना मुस्लिम समाज का भेजने का काम किया, ना दलित समाज का भेजने का काम किया। उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने क्षत्रिय समाज का बनाने का काम किया, वैश्य समाज का बनाने का काम किया। राज्यसभा उन्होंने जड्डा चोपड़ा को बनाने का काम किया, ठाकुरों को बनाने का काम किया। क्या OBC या SC या माइनॉरिटी की जिम्मेदार का हिस्सेदारी नहीं थी बनाने में उनकी, जबकि ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी थी। तो ये नाटक उनका है। क्या सर बहुजन समाज दिल्ली का सोया हुआ है? मतलब मैं पूरे समाज की बात करता हूँ, मुस्लिम प्रत्याशी एक भी नहीं है। BSP को छोड़ दिया जाए तो इंडी और भाजपा की तरफ से तो होगा ही नहीं, कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। आपने एक मुस्लिम प्रत्याशी दिया, लेकिन मुसलमान फिर भी एक तरफा वोट करता आया है अब तक के चुनाव। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने एक नहीं, दिल्ली प्रदेश में 3 मुस्लिम कैंडिडेट, 7 में से 7 3 प्रत्याशी को लड़ाने का काम किया। ये मुस्लिम समाज के लिए एक संकेत है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही उनके प्रत्याशी नहीं लड़ाती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से वो उम्मीद कर सकते थे इस बात की, उन्होंने भी नहीं लड़ाने का काम किया। तो उन्हें इस बात से जागना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। जब एक तरफ तमाम जात के लोग अपनी जात को वोट देना चाहते हैं, तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं अपने समाज के लोगों को वोट दे करके, उसके साथ एक बड़ा वोट बैंक है दलित समाज का, उससे मिलकर के अपने सांसदों को जिताने का काम करें। एक बार वो जिताना शुरू करें। हम नहीं कहते कि सब जगह वो वोट दें, लेकिन जहाँ 3 उनके समाज के प्रत्याशी, उनको वोट देने का काम करें। इनकी अपने आप इनकी सबकी आंखें खोल देंगे वो लोग। और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली प्रदेश का मुस्लिम समाज, दलित समाज और बैकवर्ड क्लास जो ठगा सा महसूस कर रहा बीजेपी, कांग्रेस जनता और आम आदमी पार्टी से, इस बार वो बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को। क्या मुद्दे हैं सर? क्या स्थानीय समस्याओं को लेकर भी जनता से चर्चा हो रही है? क्योंकि यहाँ जो बिजली, सड़क, पानी है, यातायात की सुविधाएं हैं, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं दिल्ली में। देखिए, यातायात की समस्या हो, बिजली पानी की समस्याएं हो, ये मूलभूत समस्याएं तो सबके शासनकालों में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासनकाल छोड़ दें, इनके अलावा जो मूल मुद्दे हैं, हिस्सेदारी की बात, कहाँ पे दलित समाज की हिस्सेदारी है, कहाँ पे OBC की हिस्सेदारी है, कहाँ पे माइनॉरिटी की हिस्सेदारी है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में। चाहे वो टिकटॉक बंटवारे में हिस्सेदारी हो, चाहे उनकी सरकार में हिस्सेदारी हो या सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी हो। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर, आदरणीय बहन जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, करके दिखाने का काम किया कि अगर हम सत्ता में ताकत के साथ आते हैं तो किस तरह के निर्णय लेते हैं।
ये तो केवल नाटक कर रहे हैं संविधान दिखा कर के हम संविधान बचाने का। वो लोग संविधान बचाएंगे जिन्होंने संविधान के उस दिए गए अधिकारों के तहत आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को पढ़ने का काम किया, वो संविधान बचाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाएगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने 50-60 साल के आसपास शासन किया देश और प्रदेश में, वो बचाएगी ना। वो संविधान बचाएगी, ना आम आदमी पार्टी संविधान बचाएगी, और ना ही समाजवादी पार्टी संविधान बचाएगी। इस देश में अगर कोई संविधान को बचा सकता है या संविधान को आँच आने से रोक सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी है। क्या सर आंकड़ा देख रहे हैं आप, क्या वोट का प्रतिशत देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि लंबे समय से परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। देखिए, मैं भी जानता हूँ कि जब हमारा 13% से ज़्यादा वोट दिल्ली प्रदेश में था, उसके बाद से बहुत तेज़ी से नीचे गया, और उसका कारण सिर्फ यही था, मैंने शुरुआत में बताया कि एक आम आदमी पार्टी, नई पार्टी, लोगों को ऐसा भरोसा हुआ कि कांग्रेस को रोकना है तो इसको दे दें, उन्होंने दिया। लेकिन इस बार जिस तरह से हमारे प्रदेश की टीम ने, सभी लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विपक्षी खत्म हो गया, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो विपक्षी खत्म हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक साथ ही, हम आप ही बचे एकमात्र विपक्ष। तो विपक्ष के नाम पर केवल हम ही बचते हैं। तो हमारी प्रदेश की टीम ने, खासतौर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी लोगों ने और जिले की पूरी टीम ने एक काम किया है कि कैंडिडेटों का चयन बहुत ही ईमानदारी उसके साथ करने का काम किया, और वो कैंडिडेट इस बार जिस तरह से सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा 8 से 10% वोट आएगा, और कम से कम इस बार दिल्ली प्रदेश में लोकसभा में उम्मीदवार चुन करके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली का जो लेखा जोखा है आपको भाई जी, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि लंबे समय से जो है केजरीवाल साहब को दलित समाज वोट करता ही आ रहा है, तो दिल्ली का जो दलित समाज है कहीं, और मुस्लिम समाज खास तौर से, उनको ये तो नहीं लगता कि बीजेपी को हराना है तो एक तरफा वोट करना है। हालांकि पिछली बार भाजपा यहाँ जीत गई सातों की सातों सीटें, तो अभी जो भाषण में कहा गया था कि उन्होंने मिली भगत और बंदर बाट कर रखी है आपसी। देखिए, अब की बार जनता समझ चुकी है दिल्ली, और दिल्ली की जनता ने एक, जैसे माननीय प्रभारी जी ने बताया, ये ऑप्शन, इनका जो प्रोडक्ट था कांग्रेस बीजेपी का, तीसरा प्रोडक्ट जो था आम आदमी पार्टी, ये निकाला इन्होंने, और अब उसका भी खंडन हो गया है। क्योंकि जहां हमारे लोगों ने कांग्रेस से तंग आकर के बीजेपी को रोकने के लिए और आम आदमी को जो वोट किया था, अब इसको समझ गए हैं कि कांग्रेस से तो तंग पहले से ही है। मान लीजिए जैसे 3 सीट में इन्होंने बंटवारा कराया, वहाँ पर कांग्रेस को पहले नहीं देना चाहते थे, बीजेपी को हमारे लोग वोट देते नहीं है, तो सीधा जो कांग्रेस को नहीं चाहते थे वो सीधे अब हम तीसरे हमें यहाँ पर, तो हम ही को वोट करेंगे। तो इसीलिए माननीय प्रभारी जो कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि हमारे लोग हमें वोट करेंगे, और वही वोट % बढ़ेगा, और हमारा कुछ रजत चौंकाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में एक बड़ा SC ST OBC और माइनॉरिटी तबका रहता है। दिल्ली वो राज्य है जिसके पहले मुख्यमंत्री OBC हुए चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, उसके बाद जाट मुख्यमंत्री देखे हैं। यहाँ पे दलित समाज की अहम भागीदारी रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी प्रेम सिंह जैसे अच्छे नेता को पूरे जीवन काल में उनको वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री पद के हकदार थे। तीसरा कार्यकाल भी श्री दीक्षित को दिया, और नतीजा ये रहा कि अंततः उनकी सरकार चली गई। दिल्ली में दलित समाज की बड़ी भागीदारी है, चाहे हम पश्चिम की बात करें, चाहे दक्षिण दिल्ली की बात करें। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि समाज अपने 14% वोट को याद करे, और वैसे भी 25 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक मियाद है वो पूरी होती नजर आ रही है। इसलिए BSP के पास एक अच्छा मौका है कि वो 24 के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस लाए, और 25 में उसको बड़े विधानसभाओं के एक तरह से नुमाइंदगी में तब्दील करे। बने रहिए और रिपोर्ट आपके लाते हैं।